हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो टॉपिक हमने जो चूज़ किया है, ये टॉपिक है कि एनसीईआरटी को कैसे हमको रीड करना चाहिए, कैसे हमको पढ़ना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। ये खासकर उन बच्चों के लिए है जो 2026 का टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है, और जो 11th से तैयारी कर रहे हैं या 12th से नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है। और जो बच्चा 11th पढ़ना चाहे या 12th पढ़ना चाहे, उनके लिए भी है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो गागर में सागर की कहानी को स्थापित करता है, ठीक है। गागर में सागर को किस तरीके से ये बुक जो है आपकी, चाहे 11th की एनसीईआरटी हो या 12th की एनसीईआरटी हो, इन दोनों बुकों में आपको हर चीज़ वो मिलता है। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई चीज़ें मिलेंगी। इस बुक की सबसे ख़ास बात ये है, ठीक है। तो यहाँ आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एनसीईआरटी की किताब को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी 11th की बात करें और एनसीईआरटी 12th की बात करें, ये जो बुक है एनसीईआरटी 11th की है, ठीक है ना। और 11th क्लास 11th की भी एनसीईआरटी आप ले सकते हैं मार्केट से, और मार्केट से लेने के साथ साथ अगर आप ऑनलाइन भी लेना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट से आप वहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो कैसे रीड करें, ठीक है। एकदम बेसिक चीज़ों को समझाते हुए चलेंगे ताकि जो और बच्चे गलती करते हैं वो आप ना करें, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक आपको लेना है, और इस एनसीईआरटी के बुक के साथ साथ आपको एक डायरी चाहिए, या अपने पास एक आप रजिस्टर भी रख सकते हैं जो एक प्रॉपर नोट्स भी शॉर्टकट का तैयार होता रहेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें पहले आपको, ये सारी चीज़ें चाहिए। पहले क्या चाहिए? आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक आपके पास होनी चाहिए, पहला पॉइंट तो यही है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक आपके पास होनी चाहिए, और इस बुक में आपके पास 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी, ये दोनों एनसीईआरटी आपको मार्केट से मिल जाएगी, और इसके अलावा कोई और बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के अलावा, इसके अलावा आपको कोई ऐसी बुक नहीं पढ़नी है जो आपको कंफ्यूज करे। और एक चीज़, कौन सी एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए? यदि आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है, ध्यान रखिएगा, यदि आपको एनसीईआरटी कहीं से भी यदि ओल्ड वाली मिल जाए, पुरानी एनसीईआरटी मिल जाए, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पे वो सब कुछ मिलेंगे जो नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी जो बात हम लोग चर्चा करेंगे आज के टॉपिक पे, बहुत ही अच्छा वीडियो है ये, और यहाँ पे हम आपको उन सभी मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा, यही वो बुक है जिससे आप चाहे नीट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट 2026, ठीक है, नीट 2026 का जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं या जो बच्चे 11th से तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए सबसे ये खास वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? थोड़ा सा मैं बुक ले लेता हूँ ताकि आपको सरलता से समझ में आए, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है क्लास 12th की। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस बुक को लेना है, और यहाँ पे हम आपको एक एक चीज़ दिखा देंगे। पहले पेज से खोलना है, और पहले पेज में आपको लिखा रहेगा कि कहाँ से ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यहाँ से ये बुक, इसका एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म होता है, ये आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे। कितने की बुक आती है? 200 की आती है, ठीक है ना। 200 के बाद आपको क्या करना है कि इसका जो फर्स्ट एडिशन है, जान लीजिए थोड़ा सा,
1928 में ये हुआ था और दिसंबर में 2006 में इसकी फर्स्ट एडिशन और उसके बाद रीप्रिंट होता गया है 2021 तक। और बीच बीच में ऐसी ये बुक रही है जो बीच बीच में अपडेट होता गया। पहले इतनी मोटी नहीं थी, पहले ये और मोटी होती थी, इतनी मोटी होती थी और कंटेंट भी बहुत ज़्यादा थे। हमने तो 2006 की एनसीईआरटी भी हमने देखा और उसके बाद जब 11-12 में अपडेट हुआ, परिवर्तन हुआ, तब मैंने देखा 14 में, फिर 20 में, फिर 21 में। जितनी बार हमने देखा उन सभी बुकों में अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी जो पहले वाली थी वो ज़्यादा बेहतर थी, ठीक है। तो वहीं से क्वेश्चन आज भी बन रहे हैं, ठीक है। और इसको भी आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपको रीड करना है। एक एक चीज़ बताएंगे, एकदम जिम्मेदारी से और भरोसे से देखना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुक में जो कितने मेंबर हैं आप देखेंगे कि यहाँ पे ढेर सारे मेंबर हैं, जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। देख लीजिए कि यहाँ पे कितने ऐसे मेंबर हैं जिनका रोल रहा है इस बुक को लिखने में, ठीक है। ये तो छोटी मोटी बातें हैं लेकिन इसको ध्यान नहीं देना है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपके कंटेंट पे आते हैं। आप यहाँ पे कंटेंट में आएंगे तो कंटेंट आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यूनिट कुछ स्टार्ट करना है। यूनिट में हर यूनिट में किसी में 3 चैप्टर होंगे, किसी में 2 चैप्टर होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ने जाते हैं, मान लीजिए रिप्रोडक्शन आप पढ़ने गए और इस रिप्रोडक्शन ये चैप्टर पढ़ने से पहले, इस चैप्टर से पढ़ने से पहले आप क्या करेंगे, इस पेज पे आना है और पंचानन माहेश्वरी के बारे में ऐसे कॉन्सेप्ट को आपको पेपर पे लिखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट दिए, इन्होंने क्या थ्योरी दिया और इन्होंने पढ़ाई कहाँ सीखी, ये सब नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये ज़रूर पूछा जाएगा कि इन्होंने किस पर काम किया था। तो पंचानन माहेश्वरी राजस्थान के थे और इन्होंने इलाहाबाद से ही पढ़ा था। इन्होंने हायर एजुकेशन इन्होंने लिया था और इन्होंने बॉटनी में स्पेशली मॉर्फोलॉजी पे इन्होंने काम किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले एनसीईआरटी छपी थी 1964 में, इन्होंने इस पर सबसे बड़ा इन्होंने काम किया था। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ भी है और इनका जीवन काल 1904 से 1966। मतलब कहने का हमारा ये है कि इस पेज को भी आपको छोड़ना नहीं, इसको भी आपको पढ़ के चलना है, ठीक है ना। जो आपको लगे इम्पोर्टेंट वो उसको भी लिखते चलिएगा, इनके किस पर इन्होंने काम किया, इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 आपका क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि फ्लावर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्लास 11 की मार्फोलॉजी लेना है, एक मार्फोलॉजी पढ़ना है और वहाँ पे आपको ये देखना है कि फ्लावर कहाँ पे है। तो जैसे फ्लावर में आप जाएंगे तो फ्लावर में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर आपको दिखेगा और फ्लावर को रीड करके तब इस चीज़ को रीड करना है, ठीक है। क्योंकि वो चैप्टर और ये वाला जो चैप्टर है आपको जोड़ेगा। क्योंकि फ्लावर की अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है तो फिर कोई मतलब नहीं है और ये समझ में भी आपसे नहीं आएगा, क्योंकि वो जो है लंबे समय से छूटा रहता है और इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई और यहाँ पे सबसे पहले एक शब्द का मतलब निकालेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, शब्दों को तोड़ने का कॉन्सेप्ट है। री का मतलब क्या होता है, री का मतलब होता है पुनः और प्रोडक्शन का मतलब होता है जो फिर से प्रोड्यूस हो जाए। ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। जैसे गधे का बच्चा गधा होता है, ठीक है, हाथी का बच्चा हाथी, या किसी पौधे की बात करें जिस स्पीसीज का जो प्लांट होगा उसी स्पीसीज से वो बिलोंग भी करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको देखना है कि फ्लावरिंग प्लांट के बारे में चर्चा करेंगे। इसको आपको एक बार आपको देख लेना है कि कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं जो यहाँ पे लिखे हो, जैसे फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, और एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियानी क्या होते हैं। इसको लिख लेना है क्योंकि इन्हीं के बारे में आपको बुक के अंदर जो चीज़ें हैं उसी को पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि हमारी डेली शाम को 7 बजे क्लास होती है। मैं एनसीईआरटी के इसी के आधार पर मेरा एक अपना नोट्स है जो जिसमें 10 सालों का अनुभव है, और उसको मैं आपको डेली शाम को 7 बजे लेके आता हूं। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आपको पढ़ना कैसे है। पढ़ने का तरीका क्या है कि आपको एक एक लाइन, पहले एक लाइन आपको कंप्लीट करना है। इस लाइन को कंप्लीट करके सबसे पहले इसका मतलब क्या इन्होंने इसका मतलब, चाहे आप डिक्शनरी से आप निकाल लीजिए या आपने हिंदी वर्जन भी इसका आता है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चलें, ठीक है। और जिनके पास नहीं पता है तो वो क्या करेंगे, आप गूगल पे भी सर्च करके इस शब्द का मतलब निकालें, क्योंकि कहीं न कहीं ये लाइन अगर क्लियर नहीं होगी तो अगली लाइन आपकी क्लियर नहीं होगी, बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। इस वजह से इसको क्लियर करते चलिए, फिर दूसरे लाइन पे चलिए, ठीक है। दूसरे लाइन पे करिए और दूसरे लाइन के बाद जहाँ पे कंप्लीट हो फिर उसका मतलब निकालिए, फिर तीसरे लाइन के, चौथे लाइन का, पाँचवें लाइन का, फिर एक जैसे ही एक पैराग्राफ कंप्लीट होगा, इस पैराग्राफ का आपका पूरा का पूरा मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि एनसीईआरटी क्या कह रही है। एक बार आप पढ़ेंगे कम समझ में आएगा, दोबारा पढ़ेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आएगी, दोबारा पढ़ेंगे तो लगभग समझ में आने लगी। तो कम से कम 3 से 4 बार इसको पढ़ें और अपने दिमाग में इसको स्टोर करने का प्रयास करें, रटने का प्रयास करें, लिखने का प्रयास करें। और एक चीज़ प्रयास ये करें कि जो हमारी क्लास होती है मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ, तो एक ही शब्द को तोड़ेंगे तो आप सीखते हुए आगे की तरफ बढ़िए। प्रयास रटने पे कम करिए, लेकिन आपको प्रयास ये ज़्यादा करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को समझें और फिर उसका मतलब निकालें और फिर उसके बाद आगे की तरफ चलें। और रफ पेन होना चाहिए आपके पास, एक रफली बुक हो या रफली वर्कबुक हो, उसको भी आपको लेके चलना है। रफ वाला जो कर सकते हैं, आपके पास जो रफ कॉपी हो उसमें भी आप क्या करना है, अपना एक चार्ट के माफिक, ठीक है ना, चार्ट के माफिक आप इस तरीके से, मतलब आप तीर बना के या चार्ट बना के या इस तरीके से पॉइंट वाइज उसको लिखते चलिए। जो आपको नया टर्म मिले उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लीजिए सेक्सुअल मिला तो सेक्सुअल यहाँ पे लिखना है, फिर रिप्रोडक्शन आपको यहाँ मिला तो यहाँ पे आप, तो तरह तरीके की एक एक लाइन में जब आप लिखेंगे तो एनसीईआरटी धीरे धीरे साफ होती जाएगी और आपको समझ में भी आएगा। तो इसी तरीके से इसको पढ़ लेना है, फिर अगले वाले कॉन्सेप्ट पे चलना है। अगला पहला पैराग्राफ पढ़िए, उसका मतलब निकालिए। जब तक आप इस मतलब न समझ में आ जाए, जब तक कोई चीज़ कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आपको इधर उधर नहीं करना है। आप ये नहीं करना है कि इधर से पढ़ लें उधर से पढ़ लें, नहीं, एक तरफ से पढ़ते चलिए और एक तरफ से सारे कन्फ्यूज़न भी क्लियर होते जाएं। और सबसे बड़ी बात आपको इसमें देखना है क्या, मान लीजिए कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है, और वहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल आपको दिखे उस एग्ज़ाम्पल को अपने रफ कॉपी या फेयर कॉपी में इसको नोट करते चलिए पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि रिवीजन करते समय वो बड़ा हेल्पफुल होगा। कैसे रिवीजन याद करना है वो भी सबसे बेस्ट तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है।
ये खास बात है कि यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर आपको दिखाई दें सबको क्या करना है, सबको आपको क्या करना है कि लिखते हुए आगे की तरफ बढ़ना। फिर अगले पेज पे आना है। जितने फिगर आपको दिखाई दे, जितने भी फिगर आपको दिखाई दें, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है स्टिग्मा कहाँ होता है, स्टाइल क्या है, और एंथर पीटल फिलामेंट्स की बात करें, सीपल्स की बात करें, ओवरीज की बात करें, तो इनको भी आपको देखते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। मतलब जितने भी फिगर आपको दिख रहे हैं ये फिगर भी आपको आगे की तरफ लेके चलना है, और इस फिगर को भी आपको रीड करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। ये नहीं कि आप आगे पढ़ते गए और छोड़ते गए, कुछ भी एक एक लाइन एनसीईआरटी की उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पूरी किताब पढ़ना, जितना कि एनसीईआरटी का जो लाइन है वो समझना, सब कुछ, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके वो आपको करना है, ठीक है। और एक चीज़, और एक पेंसिल रख रही है अपने पास। पेंसिल रखने से क्या होगा कि आपका पेन चलता रहे और अंडरलाइन करते चलिए। इसका मतलब क्या हुआ, रोक दीजिए, फिर अगला पढ़िए, फिर यहाँ पर रोक लीजिए। मतलब आपको क्या करना है, पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते चलना है और समझते हुए चलना है। तो पेन और पेन क्या पेंसिल रखिए, ठीक है। तो पेंसिल से क्या होगा कि चीज़ें साफ होती चली जाएंगी। इसके साथ साथ थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे तो जहाँ पे ये जो डार्क शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसको भी आपको क्या करना है, ये मेन है, इसको भी आपको हाईलाइट करते हुए चलना। जैसे कि यहाँ पे फिलामेंट लिखा हुआ है तो फिलामेंट को हाईलाइट कर देना है। चाहे हाइलाइटर भी आता है येलो कलर के, पिंक कलर के, उसको भी लेके चल सकते हैं। उसको भी आप रंग, इसको रंग दीजिए, इस तरीके से रंग दीजिए कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर न जाने पाए, ठीक है ना। कोई भी चीज़ आपका छूटना नहीं चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जितने भी पॉइंट आपके बायोलोब्ड या डाइथिकस से जो भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं उन शब्दों के बारे में पढ़िए, समझिए और फिर आगे की तरफ आप बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे जो फिगर आपको दिखा रहे हैं इनके टर्म क्या क्या हैं और कौन सा फिगर कहाँ पे क्या है, इसके नाम को भी देखना है। कभी कभी फिगर देख के, स्ट्रक्चर देख के नाम भी पूछ लेते हैं, तो यदि फिगर पे आप ध्यान नहीं देंगे तो वो भी आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें, ये जो फिगर के नीचे वाला जो कैरेक्टर है, फिगर के नीचे वाला, इसको भी आपको आगे की तरफ देखते हुए आगे की तरफ ही बढ़ना है, ये जल्दबाजी नहीं करना है। फिर आप आते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ पे जितने स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे वो सभी स्ट्रक्चर्स आपको देखने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे जितने फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं सभी फिगर में आपके ये जो डिटेल में आपको मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप गड़बड़ी ना करें, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आपसे कोई गड़बड़ी ना हो। ये एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, मिडिल लेयर है, माइक्रोस्पोर, मदर सेल्स है, टाइपिटम है। तो इस फिगर को भी बड़ा, कभी कभी एंडोथेसियम पूछ लेगा, कभी आपको ये पूछ लेगा स्पोरोजिनियस टिश्यू क्या होते हैं, टाइपिटम क्या पूछ लेगा। ये फिगर देके आपको कुछ भी पूछ सकता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। और पोलन ग्रेन्स कहाँ होते हैं, इनका नाम क्या है, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसके बारे में आपको देखना है, और इस फिगर के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इस फिगर के साथ साथ आपको ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं इन सभी को आपको ये देखना है। एक्साइन क्या होता है, जर्म लेयर्स क्या होते हैं, इंटाइन पोर्स और वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे फिगर के नीचे ये जो सेक्शन हम लोग छोड़ देते हैं, तो इसको भी नहीं छोड़ना है। इसको भी एक बार समझ ली किसका कौन सा फिगर है, A B C D करके है, तो ये चारों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसको भी आपको आगे की तरफ चलते हुए देखना है और पढ़ते फिगर सभी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे
यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो करेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, जितने फिगर आपको देख रहे हैं, इन सभी फिगर इम्पॉर्टेंट है और इन सभी का एक स्ट्रक्चर में आप रफली फिगर भी बनाते चलिए और कौन सी चीज़ कहाँ पे डिवाइड हो रही है, क्या उसका नाम है, ठीक है ना। ये पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, लिखते हुए आगे बढ़ना है और शॉर्टकट नोट भी तैयार करते रहे, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप जो आपको मैं बताने वाला हूँ, सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, तो इस तरीके से कुछ अपना पढ़ते रहिए। और ये समरी ध्यान रखिएगा, हर प्रत्येक चैप्टर में जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे सभी में आपको समरी देखने को ज़रूर मिलेगा। तो समरी को क्या करता है, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। कोई भी समरी, कोई भी स्ट्रक्चर, ये जो समरी होता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार इसको भी 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब आप बुक पढ़ें, उसके साथ साथ आपको इसको भी पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ना, रुकना नहीं है। इसके बाद जब अगले चैप्टर पे चलें, तो अगले चैप्टर पे क्या करना है, अगले चैप्टर पे चलेंगे, मान लीजिए ह्यूमन का रिप्रोडक्शन, तो इसको बनाना ना भूलें। जैसे ये क्या है, कौन सा कैरेक्टर है, ये रिप्रेजेंटेशन है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, और इसको भी आपको क्या करना है, बनाते हुए चलना है। ये आप नहीं समझना कि फिगर ही तो है, नहीं, उसको भी आपको रीड करना है, एक एक कौन कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए टेस्टिस स्क्रोटम की बात करें, ग्लांस पेनिस क्या होता है, फोर स्किन क्या होता है, पेनिस क्या होता है, यूरिथ्रा कहाँ पे मिलता है, वाइस डिफरेंशिया, यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल्स, यूरेटर, तो कौन से कैरेक्टर कहाँ पे, यही फिगर आ जाएगा, यही वाला फिगर आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो आप कैसे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसका सॉल्यूशन यही है कि आपको इसको रीड करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, इसी वजह से नंबर कम आते हैं, ठीक है। और जितने हाइलाइटेड हैं टर्म, उन सभी को देखते हुए सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए और आगे की तरफ बढ़ते रहना है। सभी फिगर जितने भी आप देख रहे हैं, इन सभी को आपको पढ़ते हुए आगे की तरफ चलना है। और जैसे ही पहला चैप्टर जाए, जैसे ही पहला चैप्टर आए, कंप्लीट हो, उसके बाद दूसरे की तरफ जाना है, दूसरा कंप्लीट हो तो पहले का रिवीजन करते हुए आगे की तरफ चले। क्यों? क्योंकि जो आप शॉर्ट नोट बनाएंगे उसको सुरक्षित रखना है और उसी नोट से आपको बार बार रिवीजन करना है। याद करने की क्षमता की अगर हम बात करें, कोई भी चीज़ याद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जब आप जो आपने नोट्स बनाया है उस नोट्स को आपको क्या करना है, स्कैनिंग करना है। कहते हैं कि कोई चीज़ अगर हम देख लेते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग से कभी निकलता ही नहीं, कभी हम उसको भूलते ही नहीं। याद करेंगे तो भूलेगा, लेकिन स्कैन कर लेंगे तो वो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो स्कैनिंग पावर अपना बढ़ाइए। बढ़ाने का तरीका क्या है कि आपको क्या करना है कि डेली शाम को जब आप खाना खा रहे हों या खाना खाने के बाद जो समय बचता है, सोने से पहले आपको क्या करना है, जो आपने नोट्स लिया उसको एक एक पेज करके क्या करना है, पलटते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। क्या करना है, उन सभी पेज को आगे की तरफ याद नहीं करना, केवल स्कैन करना है, देखना है बस। फिर जब सुबह उठिए तो फिर एक बार उसका स्कैनिंग करिए, ताकि आपके दिमाग में दोनों चीज़ें क्या कर, जब आप सो भी जाएं तब भी आपके दिमाग में काम करे और जब आप उठे तो एक बार रिवाइज करेंगे, तो इससे मेमोरी याद करने की जो क्षमता होगी, जो आप दिन भर बुक लेके बैठे रहेंगे, उससे अच्छा है कि हम कुछ समय लेकर ही अपने बुक को रीड करें, ठीक है। तो ये बात रही खासकर यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, और कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि डेली हम शाम को 7 बजे एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अपने द्वारा जो नोट्स हैं वो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो बच्चे चाहते हैं वो हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है।
और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको ज़रूर रखना है अपने पास। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि आप जब भी पढ़ें, एक बार दो बार पहले मत देखिएगा, एक बार दो बार पढ़ लें, पढ़ने के बाद फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देखना है। वो देख लेंगे, उनको देखने के बाद क्या करना है, फिर आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक दिन ऐसा आएगा कि आपके दिमाग में खुद एनसीईआरटी की हर लाइन से आपके दिमाग में क्वेश्चन बनने लगेगा। तो ये था आज का जो कॉन्सेप्ट था कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें 11th और 12th की। तो इसी पे आज हमारा ये डिटेल में चर्चा था। ये क्लास आपको शाम को 7 बजे मिलेगी, संडे के दिन मिलेगी, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। मंडे से हम एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं, और जो बच्चे एनिमल किंगडम नहीं पढ़ें एक बार ज़रूर देख लीजिए। यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा वीडियो आपको मिलेगा नहीं, और कंप्लीट देखेंगे तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्यों? क्योंकि ये बायोलॉजी का एक ऐसी क्लास है जहाँ पे बायोलॉजी का ऑपरेशन किया जाता है, तोड़ के रख दिया जाता है, फोड़ के रख दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।